हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। और आप देख रहे हैं फाइनेंस लर्निंग विद जय। आज मैंने सोचा कि एक नए वीडियो के ऊपर काम करते हैं। तो एक टॉपिक मैंने चुना, कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इन्वेस्टर या कोई भी, अगर आप बिजनेस करने जाते हैं या आप खुद का अपना भी बिजनेस चलाते हैं ना, तो उसके अंदर कैश फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बैकबोन होता है आपके पूरे बिजनेस का। क्योंकि जो हार्ड कैश है ना, वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो जब भी आप किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करें ना, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए। क्योंकि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका प्रॉफिट ऑपरेशन से आया, और उससे आप सारा खर्चा माइनस कर देते हैं, इवन कैपेक्स को माइनस कर देते हैं, तो जो आपके पास बच गया ना, वो आपका फ्री कैश फ्लो होता है। ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जो भी कंपनी ज्यादा, मतलब क्वांटम में फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे जाता है कंपेयर टू लो कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी। और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपका फ्री कैश फ्लो 10 to 15% के रेट से अगर ग्रो कर रहा हो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी कंसंट्रेट होके बिजनेस को देख रहा है, कर रहा है, और वो सेक्टर भी काफी ग्रोइंग है ना। तभी तो उसके पास पैसा आ रहा है, तभी तो उसका फ्री कैश फ्लो ग्रो हो रहा है। अदरवाइज सपोज कीजिए, अगर हम 100 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कुछ खर्चों को अगर माइनस कर दें, और फिर हमारे पास हम नेट नेट निगेटिव में चले जाएं, अगर फ्री कैश फ्लो हमारा निगेटिव में आ जाए, इसका मतलब कि या तो हम अपने बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो वो इस टाइप का बिजनेस है जहाँ पे या तो बार बार हमें कैपेक्स करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर हमने बोरोड करके बिजनेस तो किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर पैसा मेरा इंटरेस्ट के ऊपर जा रहा है। तो आज हम थोड़ा सा इस फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और देखेंगे कि ये होता क्या है, और हमें कैसे, अगर किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए तो कैसे देख सकते हैं। तो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज हम एक इस वीडियो को लेके आए हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो मैं अपना एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। अभी आपको दिख जाएगा, है ना। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। अब देखिए, फ्री कैश फ्लो के अंदर क्या होता है ना, कि तीन कंपोनेंट होते हैं। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है वो तीन कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपके कोर बिजनेस से, जो भी आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, उससे आपका क्या पैसा, कैश जनरेट हो रहा है। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, सब कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लाइक। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होगा कि जो भी आपका कोर बिजनेस है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो वो सॉफ्टवेयर के बिजनेस करने से आपका क्या टॉप लाइन ग्रोथ आया, और सारे खर्चों को माइनस करने के बाद कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आता है आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं होता है, जनरली चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। मतलब कि जिस डेट के ऊपर आपका फ्री कैश फ्लो बन रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं। यानी कि करंट एसेट्स यानी कि वो एसेट जो लिक्विड है, या इक्विवेलेंट टू लिक्विड है। कि अगर आज इसको मार्केट में जाएं और इसको हमें कैश के अंदर कन्वर्ट कराना चाहें, तो हमारा सेल हो जाए और हमें उसका कैश मिल जाए। तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है टैक्स का। तो क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो उसके ऊपर टैक्स देगी गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स। और इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी भी बात होती है, क्योंकि टैक्स का कंपोनेंट अगर जा रहा है, तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। तो ये निगेटिव साइन नहीं है, अच्छा साइन है। तो जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। समटाइम वो भी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि कुछ कैपेक्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब
ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसमें हम रिसीवेबल को कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा कैश आया ही नहीं ना। जो अकाउंटिंग होती है ना, वो हम दो मेथड से करते हैं। एक तो होता है एक्रूवल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। सॉरी। तो जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, पीएनएल है, वो बनता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो वहां पे जो आपने सेल कर दिया ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सारा आपका रेवेन्यू का पार्ट बन गया। लेकिन कैश फ्लो में हम उसी को कंसिडर करेंगे जो एक्चुअल में आपके जेब में पैसा आया। तो कंपनी के जेब में पैसा क्या आया? रिसीवेबल है, वो पैसा तो आया नहीं, इसलिए हम उसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये अभी हमने इस पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब आइए हम सेकेंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। दूसरा कंपोनेंट होता है इसके अंदर कैश कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इसमें क्या है कि जब भी अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस का एक साइकिल होता है। मतलब एक ना पूरा एक प्रोजेक्शन होता है कि हमें अगले 3 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है। उसके हिसाब से आप कैपेक्स करते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं आप, अब आप ईवी की बात कर लें, ठीक है? तो अगर अभी के टाइम में जो भी ईवी स्पेस के अंदर कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, या फिर अगर सेमीकंडक्टर की बात कर लें, तो अभी के टाइम में कंपनियां क्या कर रही हैं? ज्यादातर कंपनियां कैपेक्स प्लान कर रही हैं। और वो कैपेक्स उनका हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो, और वहां पे प्रोडक्शन या वहां से रेवेन्यू आना शुरू होगा। तो जब भी कैपेक्स की प्लानिंग होती है, तो उसके अंदर आपको फिक्स एसेट्स परचेज करना होता है। तो जब भी आप कैपेक्स की प्लानिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि वो रेवेन्यू का साइज क्या है, मतलब पूरा मार्केट का अपॉर्चुनिटी क्या है, और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपकी कंपनी कितनी कम्पिटिटिव है उस मार्केट साइज को ग्रैब करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम एक एक्स अमाउंट या वाई अमाउंट का हम कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। तो जब भी आप कैपेक्स प्लान करते हैं ना, तो आपका जो फिक्स एसेट्स है या जो भी उसके ऊपर खर्चा आता है, वो एज ए नेगेटिव आउटफ्लो होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो भी आपके पुराने एसेट्स हैं जो यूज में नहीं आने वाले हैं, वो आप बेचते भी हैं। तो उससे जो जनरेट होता है वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता है। अब इसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास कुछ एसपीआर फंड्स पड़ा हो, तो उस फंड्स का क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। बहुत सारी कंपनियों का देखते होंगे कि वो एफडी करा लेती हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देती हैं, या वो डेप्ट फंड में पैसा डाल देती हैं कि एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा उनको रिटर्न मिले। तो वही है इन्वेस्टमेंट परचेज। उसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप रिडीम करते हैं, तो फिर वो पैसा फिर आपके पास आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो वो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव बना देता है। तो अभी हमने दूसरा कंपोनेंट देखा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? अब आइए, अब तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब क्या है कि एक तो कि आपका जो अपना बिजनेस है वो कंप्लीट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, मगर अपॉर्चुनिटी है, आप उसको धीरे 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 आप ट्रैक पे ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? हो सकता है कि आप बोरोइंग करेंगे, आप किसी बैंक से पैसा लेंगे, या डिवेंचर इशू करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, मतलब बोरो करेंगे। तो उससे क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा, तो वो आपके कैश फ्लो को बढ़ा देगा। अगर आप रीपेमेंट करेंगे लोन का, तो आपके कैश फ्लो को क्या करेगा? निगेटिव करेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप करते हैं, जो आपने बोरो किया हुआ है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो वो आपके कैश फ्लो को निगेटिव कर देगा। डिविडेंड का भी पेमेंट करते हैं, तो आपके कैश फ्लो को निगेटिव कर देगा। तो ओवरऑल जो कैश फ्लो होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। या फिर ठीक है, समटाइम ये निगेटिव भी होता है, लेकिन उस केस में जब मेजर कैपेक्स प्लान हो, या आपने कुछ बोरोइंग का रीपेमेंट वगैरह किया हो, या कुछ ऐसा सरकमस्टांसेज है जब जब आपका जो टॉप लाइन है वो अच्छा नहीं किया हो, तो ठीक है, वो साल एक साल चलता है। लेकिन कंटिन्यूअस अगर कोई भी बिजनेस अगर निगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो वो एक बड़ा ही निगेटिव साइन होता है। तो वैसे कंपनियों से बचना चाहिए। और कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल स्टेटमेंट के साथ साथ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देख के तभी आप
इन्वेस्टमेंट प्लान करें। मतलब आपका जो इनकम स्टेटमेंट और जो फ्री कैश फ्लो होना बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने पीएनएल में दिखा दिया कि हम 100 करोड़ का हमारा प्रॉफिट आ गया और जो एक्चुअल कैश फ्लो में आ रहा है उसका 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। इसका मतलब ये है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने क्या किया है कि सेल को केवल पंप किया है, उसके पास पैसे नहीं आए। तो इसलिए वैसे बिजनेस को हमें जरूर इग्नोर करना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कैश फ्लो को जरूर देखना चाहिए। कैश फ्लो जब भी आपका, अब देखिए, हाँ एक और चीज, जैसे हम ईपीएस देखते हैं ना कि अर्निंग पर शेयर क्या है किसी भी कंपनी का, तो उसी तरीके से हमें कैश फ्लो पर शेयर भी देखना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ठीक है, अगर ईपीएस का ये ग्रोथ है, ईपीएस कंपनी ने एक्स से अपना इस बार बनाया है, तो उसी तरीके से जो कैश फ्लो है पर शेयर वो क्या है, उसके अंदर ग्रोथ है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी विजिबिलिटी देगा कि कंपनी आगे क्या कर सकती है या फिर अभी कंपनी क्या कर रही है। तो कैश फ्लो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फैक्टर रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैश फ्लो हमेशा ईयर एंड में ही देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन बिटवीन द ईयर बहुत सारे चेंजेस हैं, तो वो आपका जो एनालिसिस है वो थोड़ा मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। हाँ, लेकिन ट्रैक जरूर करते रहें, लेकिन ईयर एंड में पीएनएल जरूर देखें। और जिस भी कंपनी का कैश फ्लो एक अच्छे रेट से ग्रो करता है, वो आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ जनरेटर बनता है। चलिए इसी के साथ अब बंद करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।